जनरल प्रैक्टिस में ज्वर कैसा आता है, उसकी क्या महत्वपूर्णता है, हमें उसे कैसा देखना चाहिए, कैसा ट्रीट करना चाहिए, ये ध्यान में रखते हुए आज का लेक्चर हमने बनाया है। आयुर्वेदिक प्रैक्टिस में जब आयुर्वेदिक प्रैक्टिस हम शुरू करते हैं, तो प्योरली आयुर्वेदिक प्रैक्टिस जब शुरू करते हैं, तो कभी-कभी ज्वर हमको इतना नहीं देखने को मिलता है। लेकिन जो लोग अभी जुड़े हैं, जो अ, एलोपैथी और आयुर्वेद दोनों एक साथ प्रैक्टिस में लाते हैं, उनके यहाँ ज्वर यानी जो जीपीज है, उनके लिए तो ज्वर ये ब्रेड एंड बटर की तरह है। हर रोज आपको फीवर से लड़ना पड़ता है। हर रोज आपको फीवर के कई रूप देखने पड़ते हैं। ज्वर अपने आयुर्वेद में महागत ऐसा ज्वर को माना गया है, महागत बोला है। लेकिन आयुर्वेद हो या मॉडर्न हो, ज्वर की महत्वपूर्णता तो सभी मानते हैं। ज्वर ये ट्रीट करने के लिए या उसकी चिकित्सा करने के लिए सदा कठिन विषय ही रहा हुआ है। आज के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो आज हम कोविड-19 से भरे पड़े हैं। इतना ही नहीं है कि कोविड-19 के लिए इतना सब सोच रहे हैं, उसकी वजह से लॉकडाउन में पड़े हुए हैं। तो ये कोविड-19 भी एक ज्वर का ही प्रारूप है। सभी वायरल डिसीजेस ये ज्वर के अंतर आते हैं। सबसे ज्यादा डेथ्स जब किसी डिसीज के साथ ज्वर जुड़ा जाए, तो सबसे ज्यादा डेथ्स ये ज्वर के वजह से ही होते हैं। सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस जब ज्वर जुड़ जाता है, फीवर किसी डिसीज के साथ पैथोलॉजी में फीवर आ जाता है, तो कॉम्प्लिकेशंस का बढ़ना लगातार बना रहता है। कई कई बार हम ऐसा देखते हैं कि ज्वर का निदान ही नहीं होता। सो हम देखते हैं कि पीयूओ पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन, तो डेथ होने तक भी ये ज्वर का पता नहीं लगता कि ये कैसा ज्वर था, क्या था। पेशेंट कभी कभी घूमता रहता है, लेकिन ज्वर का निदान नहीं होता। ये प्राइवेट प्रैक्टिस में हम बहुत बार देख चुके हैं, देखते हैं। कॉलेज में तो हम आप सबको पता है कि ज्वर बहुत बार इतना बड़ा ज्वर का संप्रदाय देख के हम घबरा जाते थे। ज्वर की चिकित्सा हो, ज्वर के लक्षण हो, ज्वर के विभिन्न प्रारूप हो, उसके नाम से ही डर लगता था। तो कभी कभी वो ऑप्शन में रखा हुआ पड़ता था। जब परीक्षा आएगी, एग्जाम आएगा, तो ज्वर को खोल लो, नहीं तो बाकी के डिसीज है। लेकिन जीपी के लिए ये कोई ऑप्शन नहीं है। जनरल प्रैक्टिस में या लगातार के प्रैक्टिस में आपको ज्वर से रोज के रोज जूझना पड़ता ही है। एलोपैथी में देखेंगे तो बहुत बार ज्वर ये एक सिम्टम के रूप में ही उन्होंने मान लिया है। जब भी उसका कोई अलग डिसीज हो जाएगा, तो वो डिसीज के साथ चलते हैं। डिसीज का ट्रीटमेंट वो फॉलो करते हैं, उसका प्रोटोकॉल उन्होंने बनाया हुआ है। लेकिन आयुर्वेद का देखेंगे तो आयुर्वेद में ज्वर खुद एक महागत माना हुआ है। ज्वर को वो महत्वपूर्णता दी हुई है कि वो ज्वर एक निदान के रूप में, चाहे वो लक्षण हो, लेकिन एक व्याधि के रूप में भी ट्रीट किया जा सकता है। उसका उसके बारे में सोच लिया जा सकता है। इसलिए आयुर्वेद का सोचेंगे तो आयुर्वेद में इसकी संप्राप्ति जो दिखी है, दी हुई है, जो हमने पढ़ी है, समझी है, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और सबसे सबसे ज्यादा सटीक भी है। क्योंकि अच्छी तरह से निदान करके उसको एक एक उसका अंग खुलते हुए जाना, वो देख पाना, हम आयुर्वेद के संप्राप्ति के हिसाब से ही देख सकते हैं। क्योंकि मॉडर्न में आप देखेंगे तो फीवर को एक सिम्टम के रूप में ही ज्यादातर पढ़ा हुआ है या लिखा हुआ है। और जब भी डिसीज में वो कन्वर्ट होता है, समझो एक फीवर का पेशेंट है, वो मलेरिया में कन्वर्ट हो गया है, उसका निदान मलेरिया हुआ, तो मलेरिया के प्रारूप में उसको देखा जाता है। लेकिन फीवर एज सच, जैसे हम ज्वर मानते हैं, महागत मानते हैं, वैसे मॉडर्न वाले नहीं देखते। लेकिन आपको ये दोनों का सम्मेलन करके, दोनों की जो अच्छाई है वो साथ लेके चलना है। यही ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे।
मॉडर्न में देखेंगे तो बहुत सारे सिंड्रोम्स दिखे हुए हैं, लेकिन जब भी उसमें ज्वर का अंतर्भाव होता है, फीवर का अंतर्भाव होता है, या फीवर उसमें कनेक्शन में आता है, तो उसकी कॉम्प्लिकेशंस या उसकी सीविरिटी ज्यादा से ज्यादा बढ़ने लगती है। हर बार ये ज्वर या फीवर अपने आप में अलग अलग रूप लेके पैदा होता है, अलग अलग रूप दिखाने लगता है, या ऐसे मानो कि इट्स इवॉल्विंग एंड चेंजिंग पिक्चर्स। हर बार हर नए दिन कुछ नया नया रूप लेके आता है। तो ये समझना, ये सब देख पाना और इसका निदान में उपयोग करना, चिकित्सा में उपयोग करना, ये किसी आर्ट से कम नहीं। इसलिए मैंने बोला है कि फीवर को ट्रीट करना एक आर्ट एंड साइंस है। मैं हर बार जब ओपीडी में बैठता हूँ, तो जब भी पेशेंट आता है फीवर का, तो मैं जो दुआ मेरे मन से मांगता हूँ वो तुम्हारे लिए ही मांग रहा हूँ कि अभी कभी भी ज्वर का पेशेंट आए तो वो 2 दिन में ठीक हो जाए, और अभी न हुआ तो उसके पांव कहाँ कहाँ पड़ते हैं वो अपने आप को जल्दी समझ में आए। ये दुआ अपने आप को जैसे करता हूँ, आप सभी के लिए मैं करता हूँ। अब ये फीवर में आगे बढ़ेंगे। मैं पहले फीवर के बारे में कैसा सोचना चाहिए, कैसा विचार करना चाहिए, आप सभी लोग करते हैं, उसका एक मशक मैं करके आपके सामने रख रहा हूँ, और बाद में हम चिकित्सा के प्रति मुड़ जाएंगे। पहले जब भी कोई पेशेंट आपके पास फीवर लेके आता है, ज्वर लेके आता है, तो उसका ग्रेड्स 3 प्रकार से हम देख सकते हैं। एक लो ग्रेड फीवर रहता है, एक मीडियम ग्रेड फीवर और हाई ग्रेड फीवर। लो ग्रेड फीवर ये 99 से 99.5 तक रहता है। मीडियम ग्रेड यानी 99 के 5 के ऊपर 101 तक हम उसे मीडियम तक मानते हैं, और 101 डिग्री फ़ारेनहाइट के आगे जो फीवर है उसे हम हाई ग्रेड मान सकते हैं। अभी लो ग्रेड जो फीवर है वो कभी कभी प्राकृतिक ज्वर हो सकता है, या अपने बायोलॉजिकल क्लॉक में कभी कभी शरीर का टेम्परेचर कम या ज्यादा होता रहता है। स्त्रियों में मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच ये उतार चढ़ाव होता रहता है। तो ये सही मायने में फीवर नहीं रहता, लेकिन ज्वर जैसी संप्राप्ति पूरी तरह से नहीं होती, लेकिन तापमान बढ़ा हुआ रहता है। तो ये सब लो ग्रेड फीवर्स में आते हैं। मीडियम ग्रेड फीवर जब 99.5 से आगे बढ़ जाए तो इसमें अलग संप्राप्ति होने की संभावना ज्यादा रहती है। और हाई ग्रेड फीवर जो 101 डिग्री फ़ारेनहाइट के आगे के ज्वर है, वो तो सही मायने में किसी न किसी सिस्टम से जुड़े रहते हैं, वैसे वो फीवर रहता है। तो ग्रेड्स के अनुसार हम तय कर सकते हैं कि इसकी सीविरिटी क्या है। ये लो ग्रेड फीवर है तो उसकी जांच कैसी करनी चाहिए, मीडियम ग्रेड है या हाई ग्रेड है तो उसे कैसा देखना चाहिए। जनरल प्रैक्टिस में ये ग्रेड के अनुसार हमें उसी वक्त ट्रीटमेंट चालू करना, यह हमारा स्वाभाविक कर्तव्य रहता है। समझो बच्चे हैं या एकदम बूढ़े हैं, ऐसे लोगों में पहली स्टेप अपनी रहनी चाहिए कि स्पंजिंग करना। बहुत बार स्पंजिंग करना लोग भूल जाते हैं, लेकिन बच्चों के लिए और बूढ़ों के लिए जिसमें हाइपोथैलेमस का काम थोड़ा रुका हुआ रहता है, उनमें बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना कई बार असंभव होता है। तो ये 2 लोगों के लिए स्पंजिंग बहुत जरूरी है। 10 या 15 मिनट तक लगातार स्पंजिंग अपने आप में फीवर को कर देने में कामयाब रहता है। दूसरी बात जो हम भूल जाते हैं, कभी कभी मिस होती है, वो है पेशेंट का हाइड्रेशन। हाइड्रेशन के लिए एलोपैथी में ओआरएस या इलेक्ट्रोलाइट हम दे सकते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा हाइड्रेशन का ध्यान हमारे आचार्यों ने रखा हुआ है। सबसे ज्यादा हाइड्रेशन के लिए कारगर दवाई है षडंगोदक। षडंग पानी है, आजकल उसके पैकेट्स भी बाजार में मिलते हैं। आसान तरीके से हम उबाल के पेशेंट को पिला सकते हैं, पेशेंट को घर में बना कर लेने के लिए कह सकते हैं। जो लाजा है, लाहा है,
लाजा मंड वो भी हाइड्रेशन के लिए दे सकते हैं। शर्करा जल या शक्कर का पानी पेशेंट के लिए पिला सकते हैं, या धान्य जल उसके लिए उसका हाइड्रेशन अच्छी तरह से रखने के लिए उसको सजेस्ट कर सकते हैं। दूसरी एक बात ज्वर के बारे में अभी ही बोल लेता हूँ। शिरोलेपन, सिर के ऊपर कई औषधियां हम लगा सकते हैं, जैसे वचा है, सारिवा है, धान्यक है, चंदन है। सबसे बड़ी बात यह है कि शिरोलेपन से इंद्रिय अभिताप कम हो जाता है। ये कभी कभी हम ध्यान नहीं देते, लेकिन पेशेंट का वेल बीइंग जो है ये शिरोलेपन से बहुत अच्छा होता है। तो शिरोलेपन, ये द्रव्यों का शिरोलेपन आप कभी ना भूलें। उसके साथ साथ आगे हम मेडिसिन के साथ ही जाएंगे। अभी जो जीपीज है वो तो पैरासिटामोल, या कई कई बार जहां जहां जैसी आदत होगी पेशेंट को या जैसा प्रोटोकॉल रहेगा, इंजेक्टेबल की भी इंजेक्टेबल देने की प्रथा है। वो जैसे आप कर सकते हैं वो लगातार करते रहिए। लेकिन जब भी आप आयुर्वेद के बारे में सोचेंगे तो ऐसा नहीं है कि आपको पैरासिटामोल देना नहीं है, लेकिन जितना आप आयुर्वेद के बारे में सोचेंगे उतना वो ज्यादा बेहतर है। यही सोचने का तरीका मैं आगे लेके बढ़ जाता हूँ। अगला पॉइंट है ड्यूरेशन। उसमें 4 तरह से मैं आप सब देख सकते हैं। एक एक्यूट फीवर, उसको मैंने बोला है फर्स्ट डे फर्स्ट शो, यानी जिस दिन या पिछले दिन रात को बुखार की हड़बड़ाहट शुरू हुई और सुबह तुम्हारे पास पेशेंट आया है, या सुबह ही फीवर आया, दोपहर को फीवर आया, शाम को आया है, तो फर्स्ट डे फर्स्ट शो, ये एक तरीका है। दूसरा है सब एक्यूट, यानी 3 दिन तक लगातार उसको फीवर है। तीसरी एक परिभाषा सब एक्यूट लेकिन 7 डेज तक, तो इसको जरा अलग तरीके से हमें देखना चाहिए। और फीवर मोर देन 7 डेज। बहुत बार ऐसा होता है कि फर्स्ट डे फर्स्ट शो को, यानी पहले ही दिन कई जगह एंटीबायोटिक्स दे दिए जाते हैं, लेकिन जैसे ही आप आगे प्रैक्टिस में बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा ये पहले दिन एंटीबायोटिक देना इतना जरूरी नहीं है। और जैसे जैसे आप आयुर्वेदिक प्रैक्टिस शुरू करेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप एंटीबायोटिक को भूल ही जाएंगे। एक तो ये है कि एंटीबायोटिक्स गलत तरीके से दिया तो ये दोष लीन होने की संभावना ज्यादा बढ़ती है। दूसरी बात कि कॉम्प्लिकेशंस बढ़ने का डर ज्यादा रहता है। पहले ही दिन आप अच्छी तरह से एंटीबायोटिक के बारे में सोच ही नहीं सकते। कौन सा सही एंटीबायोटिक आप दे सकते हैं इसके बारे में आपको पता नहीं लग सकता, क्योंकि पहले दिन आप ज्वर कैसा है उसका अनुमान इतना जल्दी नहीं लगा सकते। मॉडर्न के अनुसार भी पहले 4 दिन, 3 या 5 दिन तक एंटीबायोटिक न देना यही उचित समझा है। तो उसी तरीके से पहले दिन हो सके तो आप एंटीबायोटिक टाल लो। और जब भी आप आयुर्वेदिक प्रैक्टिस अभी शुरू करेंगे, जैसा मैं आपको प्रोटोकॉल अपने सामने रख रहा हूं, तो आपको एंटीबायोटिक देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब इसमें सब एक्यूट अप टू 3 डेज और सब एक्यूट अप टू 7 डेज, मतलब 3 दिन तक ज्वर कैसा है, फीवर का पैटर्न कैसा है, या 7 दिन तक फीवर का पैटर्न कैसा है, ये देखना ये महत्वपूर्ण बात है। कभी कभी पेशेंट घूम फिर के आपके पास आ जाता है। ऐसा नहीं होता कि पहले ही दिन आ गया और आपके पास ही आया। दूसरे डॉक्टर के पास जाकर आ सकता है, कुछ इन्वेस्टिगेशंस करा के आ सकता है। तो ये सबका अभ्यास करना आपके लिए महत्वपूर्ण है। साधारणतया 3 दिन तक जब भी बुखार आता है, जब भी बुखार रहता है, तो उसमें कौन सी सिस्टम इन्वॉल्व है ये हम आप सबको पता लग सकता है। 3 दिन तक
ज्यादा से ज्यादा 3 दिन तक ज्वर के दोष ये आमाशय में ही रहते हैं, और उसके बाद वो रसानुगत या रक्तानुगत कभी कभी पहले ही होते हैं, लेकिन उसके बाद भी हो सकते हैं। तो वो ज्वर के दोष या फीवर के दोष कहाँ है, इसका पता लगाना ये एक्यूट और सब एक्यूट के बीच में हमें जरूरी है। साथ ही साथ कौन सी सिस्टम या कौन सा स्रोत इसमें इन्वॉल्व है, ये देखना जरूरी है। 5वें दिन के बाद साधारणतः इन्फेक्टिव फीवर में वायरल फीवर हो तो उसका पता अलग अलग रैशेस के कारण हमें मालूम पड़ता है। जैसे चिकन पॉक्स हो, उसमें जो रैशेस आते हैं उसका एक अलग स्वरूप है, उसकी वजह से वायरल फीवर्स हमें पता लगते हैं। जब भी आप फीवर के बारे में सोचेंगे तो महत्वपूर्ण मुद्दा रहता है वो इन्वेस्टिगेशन का। कभी कभी पेशेंट पहले ही दिन पे इन्वेस्टिगेशन करा के लाते हैं, लेकिन सच मानो तो उसका ज्यादा मतलब नहीं होता, क्योंकि पहले दिन वो संप्राप्ति घट नहीं हुई है तो ब्लड में उसके रिपोर्टिंग अच्छे से नहीं आते। एक बात है कि पहले दिन आप यूरिन जांच करेंगे और यूरिन इन्फेक्शन ज्यादा रहेगा तो आपको पता चलता है, या फीवर का एपिसोड जब भी हो तब मलेरियल टेस्ट किया, एमपी किया, तो वो पता चल जाता है। लेकिन सीबीसी में ज्यादा बदलाव 3 दिन के पहले नहीं आता। तो जब भी आपको कुछ पता नहीं लग रहा है या फीवर ज्यादा ज्यादा बढ़ रहा है तो तीसरे दिन बाद आप सीबीसी इंडाइसिस, और जब भी आप सीबीसी करेंगे उसके साथ इंडाइसिस करना जरूरी है, उससे आपको ज्यादा पता लग सकता है। सीबीसी इंडाइसिस, यूरिन, बिलीरुबिन और एमपी, ये आप तीसरे दिन या उसके आगे कर सकते हैं। और विडाल करना है तो 7 दिन के बाद करते हैं, लेकिन आजकल के जमाने में विडाल को कोई इतना मतलब नहीं देता, ध्यान नहीं देते। सीबीसी और ईएसआर, इसमें ही हमको बहुत ज्यादा पता चल सकता है। अगला पॉइंट है वो टेम्परेचर चेंजेस। ये 3 महीने में हम देख सकते हैं, डेली चेंजेस, डे टू डे चेंजेस और डे टू नाइट चेंजेस। डेली चेंजेस में सुबह, दोपहर को या शाम को जो उतार चढ़ाव फीवर में रहता है वो नोट डाउन करना बहुत जरूरी है। डे टू डे चेंजेस जैसे विषम ज्वर में या धातुगत ज्वर में हम देखते हैं कि डेली ज्वर आता है, 1 दिन छोड़ के आता है, 2 दिन छोड़ के आता है, तो वो चेंजेस नोट करना महत्वपूर्ण है, जिससे हम निदान कर पा सकते हैं या चिकित्सा का अनुरोध कर सकते हैं। कई बार ज्वर जिस टाइम पे दिन में आता है उसी टाइम पे रात को आता है। इससे वो ज्वर का दोष कौन सा है या धातुगत तत्व कौन सा है, इसका पता लगाना हमें महत्वपूर्ण लगता है। अगली बात है वो फीवर जिस जिस सिम्टम से एसोसिएटेड होता है उसका पता लगाना। तो एसोसिएटेड सिम्टम्स ये मैंने 4 ली है जो सबसे महत्वपूर्ण है। कभी कभी पेशेंट आपके पास आता है तो केवल सिम्टम लेके आता है, उसको ज्वर नहीं रहता, फीवर नहीं रहता, या उसका बॉडी टेम्परेचर ज्यादा नहीं रहता। उसी वक्त भी ज्वर का निदान हमें कराना चाहिए। ये सिम्टम में 4 सिम्टम जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। पहला है बॉडी एक, दूसरा हेड एक, तीसरा है वोमिटिंग और चौथा है मोशन डिस्टर्बेंसेस। बॉडी एक मतलब पूरे दर्द, पूरा अंग दर्द हो सकता है, पूरे बदन में दर्द हो सकता है, केवल संधियों में हो सकता है, केवल मांसपेशियों में हो सकता है। तो ये बॉडी का एक किस तरह से है
ये पता लगाना जरूरी है। समझो मायल्जिया है यानी मसल में है, तो ये फीवर का कारण अलग हो सकता है, शायद डेंगू हो सकता है। खाली पाँव में दर्द ज्यादा है तो हम लेप्टो के बारे में सोच सकते हैं। तो बॉडी एक किस तरह का है, ये पहला है। दूसरा है हेडेक। ज्यादा से ज्यादा सभी बुखार में हेडेक ये प्राइमरी सिम्टम रहता है। हेडेक के साथ ही कभी कभी ज्वर शुरू हो जाता है। तो हेडेक किस बाजू में है? आगे से हेडेक है, एंटीरियर रीजन में है यानी फ्रंटल रीजन में है, पैराइटल रीजन में है, ये पता लगाना बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरा है वोमिटिंग। वोमिटिंग का स्वरूप कैसा है? इज इट प्रोफ्यूज, इज इट स्कैंटी, इज इट ओनली विथ लिक्विड और विथ फूड? इसी हिसाब से हम दोष का या ज्वर का पता लगा सकते हैं। और लास्ट है मोशन डिस्टरबेंस। ये मोशन डिस्टरबेंस में तीन तरह का लिया है। एक बॉडी मोशन यानी पूरा शरीर घूम जाना, चक्कर जैसा लगना। कभी कभी चक्कर नहीं रहता है लेकिन शरीर घूमता रहता है ज्वर में। दूसरा है यूरिन एज अ मोशन, यूरिन कैसी है। एंड तीसरा स्टूल एज अ मोशन, तो मल परीक्षण, उसको देखना या उससे पता लगाना। ये चार बातें फीवर के बारे में एसोसिएटेड सिम्टम्स, ऐसा में इसके बारे में सोचना चाहिए। आगे है क्रोनोलॉजी ऑफ सिम्टम्स। फीवर के बारे में सोचते वक्त पहला सिम्टम कौन सा आया है? समझो सर्दी है या वोमिटिंग है, तो सर्दी पहले आई है या बुखार पहले आया है, ये पता लगाना जरूरी है। मान लो कि सर्दी पहली है और बाद में बुखार है, तो इसमें अजीर्ण की संभावना ज्यादा है। या पहले फीवर है, पहले टेम्परेचर है और बाद में वोमिटिंग स्टार्ट हुआ है, तो फीवर की संभावना ज्यादा है। तो विच सिम्टम इज फर्स्ट, इसका पता लगाना जरूरी है। दूसरा है प्रोग्रेशन कैसा है, सिम्टम्स का प्रोग्रेशन कैसा होता रहता है, वो देखना जरूरी है। तीसरा ईच एंड एवरी सिम्टम का ड्यूरेशन क्या है। जैसे हेडेक है तो वो 5 या 10 मिनट में ही खत्म होना है या लगातार 4-5 घंटे रह रहा है, इसका पता लगाना जरूरी है। और लास्ट है एसोसिएशन विथ फूड। हमने हमारे आचार्यों ने दोषों के बारे में सोचते वक्त एसोसिएशन विथ फूड ये बहुत ध्यान से दिया हुआ है। भोजन की प्रक्रिया, डाइजेशन की प्रक्रिया चालू है और उसी वक्त समझो फीवर आया, ज्वर आया, तो ज्यादा संभावना कफत ज्वर की होती है, यानी खाने के तुरंत बाद। भोजन की प्रक्रिया चालू है यानी भोजन के 1, 2 या 3 घंटे तक जब भी बुखार आए तो वो पित्तज होने की संभावना ज्यादा है। और भोजन के बाद आमाशय रिक्त हो जाने के बाद बुखार आया 3 घंटे बाद, तो वो वातज होने की संभावना ज्यादा है। अभी ये पॉइंट के साथ हमने सब ड्यूरेशन, इसके ग्रेडेशन, इसकी सिम्टोमेटोलॉजी, ये सभी ज्ञान इकट्ठा करने के बाद हमें तय करना है कि वाकई में ये फीवर प्राकृतिक है, नॉन इन्फेक्टिव है या इन्फेक्टिव है। ये अपना प्राइमरी डायग्नोसिस रहता है। ये इन्फेक्टिव है ऐसा हमने माना या ऐसा हमने समझा, तो आगे वाली ट्रीटमेंट अलग रहेगी। और यदि ये नॉन इन्फेक्टिव है तो आगे वाली ट्रीटमेंट अलग रहेगी। अभी तक फीवर का जो भी मैंने बात बताया,
जो भी बातें बताई, इसका पूरा अभ्यास, उसके साथ साथ इन्वेस्टिगेशंस का अभ्यास, ये पूरा करके हम ये फीवर के बारे में, ये इन्फेक्टिव है या नॉन इन्फेक्टिव है, ये तय कर सकते हैं। अभी इन्फेक्टिव फीवर के बारे में हम सोचेंगे। इसमें 3 प्रकार होते हैं। एक तो वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, या पैरासाइटिक इन्फेक्शन हो सकता है। अलग अलग सिस्टम्स इसमें इन्वॉल्व हो सकती है। वायरल इन्फेक्शन रहेगा तो उसके इन्वेस्टिगेशन में आप देखेंगे तो लिम्फोसाइट काउंट कम होता जाता है, प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है, और WBC काउंट कभी ज्यादा रहता है या कभी कम रहता है। बैक्टीरियल कॉज रहेगा तो न्यूट्रोफिल काउंट ज्यादा बढ़ जाता है, WBC काउंट बढ़ा हुआ रहता है, और उसके साथ साथ प्लेटलेट का कोई मायने नहीं, लेकिन ESR बहुत बार बढ़ा हुआ रहता है। और पैरासाइट की सोचेंगे तो मलेरिया के बारे में हम सोच सकते हैं, तो उसका अलग टेस्ट MP वगैरह करके हम देख सकते हैं। सिम्टम के बारे में सोचेंगे तो ये इन सब के अलग अलग पैटर्न्स रहते हैं, वो जानना हमें जरूरी है। अभी फर्स्ट डे फर्स्ट शो, यानी पहली ही बार बुखार का पेशेंट आया तो ट्रीटमेंट में हमें क्या क्या करना चाहिए, ये मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले और सबसे जरूरी चीज है लंघन देना। हमारे सभी आचार्यों ने इस पे पूरा ध्यान दिया है कि लंघन ये बहुत जरूरी है। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में हम सोचेंगे तो बहुत बार पेशेंट अपने पास ऐसे आते हैं कि अभी मुझे कुछ तो दो, मुझे काम पे जाना है, या मुझे ये करना है, वो करना है। तो कभी कभी लंघन देना पेशेंट के बारे में इतना अच्छा नहीं रहता, या लंघन देना हमें बराबर नहीं लगता। तो कम से कम खाना तो कम करना, ये हम कर सकते हैं। लेकिन जहां जहां आप दे सकते हैं लंघन देना, पहले दिन में लंघन देना, या उसका खाना पूरा बंद करना, ये सबसे कारगर मैंने तो अभी तक देखा है। कि जब भी आप पूरी तरह से केवल जल पे, या जैसे मैंने बोला कि षडंगोदक या लाजामंड या शर्करोदक के साथ पेशेंट रहेगा और मेडिसिन खाएगा और पूरा लंघन करेगा, तो ज्वर की संप्राप्ति बहुत बार वही ही रुक जाती है। लंघन नहीं दे सकते, यानी आमाशय के दोषों का पाचन हम लंघन दे के नहीं कर सकते, तो कम से कम उसका खाना कम करना ये हमारे हाथ में है। इसके लिए मुझे पेशेंट को एजुकेट करना, उसका खाना कम करना, ये हम कर सकते हैं। तीसरी बात, गर्म पानी, जो आपने पहले ही बताया कि षडंगोदक है। अर्धावशिष्ट जल, ये एक संकल्पना हमारे शास्त्रों में दी है, यानी पानी का एक द्वितीयांश काढ़ा बना के वो देना, वो भी कारगर साबित होता है। कभी कभी पूरे पानी का 1/4 काढ़ा भी धान्यक जल के साथ हम दे सकते हैं। और चौथी बात, आराम करना। आराम करना ये आज पेशेंट को समझाना बहुत मुश्किल है, लेकिन आप समझाते रहना, ये अपनी खासियत है, आपको बोलना ही पड़ेगा। जब भी जरूरी हो, जब भी एक पेशेंट कर सकता हो, तो उसने आराम करना ये बहुत जरूरी है। फर्स्ट डे फर्स्ट शो के लिए जब भी पेशेंट आएगा तो ये 4 बातें उसको बताना बहुत परम आवश्यक है। अभी उसके साथ साथ मेडिसिन की तरफ बढ़ते हैं। मेडिसिन में इन्हें मैं 4 इक्के मानता हूँ। एक है लक्ष्मी नारायण, दूसरा है त्रिभुवन कीर्ति, तीसरा है मृत्युंजय रस, और चौथा है गुरुची घनवटी। जब भी आप ट्रीटमेंट के बारे में सोचेंगे
तो ये 4 दवाई आपके पास रहना बहुत जरूरी है। लक्ष्मी नारायण, त्रिभुवन कीर्ति, मृत्युंजय रस और गुरुची घनवटी। इनमें से 3 है वो थोड़े अलग है और चौथा अलग है। लक्ष्मी नारायण, त्रिभुवन कीर्ति और मृत्युंजय रस, उनको हम नागकल्प कहते हैं, जिसमें वत्सनाभ और टंकन है और उसके साथ साथ हिंगुड़ है। इसका कार्यकारी तो ये ऐसा है कि ये आमाशयगत दोषों का अच्छी से पाचन करता है। इसका गामित्व रस या रक्त धातु तक ही रहता है। ज्यादा से ज्यादा रस, आमाशय रस और रक्त, उसके आगे इसका गामित्व ज्यादा नहीं रहता। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें जो वत्सनाभ है ये स्वेद प्रवर्तन करने वाला है। तो आमाशयगत या रसगत ज्वर उत्पत्ति करने वाले जो दोष है उनका पाचन करके, उसके साथ साथ स्वेद प्रवृत्ति करके ये ज्वर कम करता है। इसलिए हमारे 3 एकों में इनका, ये तीनों का महत्व बहुत ज्यादा है। चौथा जो है वो है गुरुची घनवटी। ये तिक्त रस प्रधान है, अपने आप में ज्वरघ्न है और रसायन का कार्य करने वाली गुरुची है, लेकिन ये स्वेद प्रवर्तन नहीं करती। जितना स्वेद प्रवर्तन ऊपर के 3 इक्के करते हैं, उतना स्वेद प्रवर्तन या श्वेत प्रवर्तन करके ज्वर कम करना ये गुरुची घनवटी नहीं करती। तो जहां जहां ज्वर का वेग ज्यादा बढ़ रहा है या स्वेद प्रवर्तन की आवश्यकता है, वहां लक्ष्मी नारायण, त्रिभुवन कीर्ति या मृत्युंजय रस का ही आपको उपयोग करना है। लक्ष्मी नारायण ये ज्यादातर पित्त ज्वर में हम इस्तेमाल करते हैं। जहां भी बुखार का मान ज्यादा हो यानी हाई ग्रेड फीवर हो, पूरे अंग में जड़त्व ज्यादा हो, दाह अधिक है, जहां जहां शिरशूल अधिक है या शिरशूल के साथ भारीपन ज्यादा है, तृष्णा का आधिक्य है, पित्त छर्दी है, वोमिटिंग है, ऐसी लक्षण जहां जहां लगेंगे वहां वहां हम लक्ष्मी नारायण यूज करते सकते हैं। ज्यादातर ऐसे लक्षण इन्फेक्टिव कॉजेस में, जहां बैक्टीरियल इन्फेक्शन की संभावना ज्यादा है, इन्फेक्टिव फीवर में बैक्टीरियल की संभावना जहां ज्यादा है वहां ऐसे लक्षण ज्यादा मिलते हैं। तो ऐसे स्थिति में लक्ष्मी नारायण अच्छे से काम करता है। लक्ष्मी नारायण यूज करते वक्त एक ही ध्यान रखना है कि बहुत बार इससे स्वेद प्रवर्तन ज्यादा होता है। तो स्वेद प्रवर्तन ज्यादा हो तो उसकी संभावना ध्यान में रखते हुए हमें जाना है, उसके हिसाब से डोज एडजस्ट करना है। दूसरा है त्रिभुवन कीर्ति। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का जो भी इन्फेक्शन है, इसमें त्रिभुवन कीर्ति बहुत अच्छे से काम करता है। उसके साथ साथ अंगवर्ध ज्यादा हो, नासास्त्राव या कास ज्यादा हो या शीतपूर्वक ज्वर हो, यानी ठंडी बच के बुखार आता हो, तो ऐसी परिस्थिति में त्रिभुवन कीर्ति बहुत अच्छा काम करती है। त्रिभुवन कीर्ति थोड़ा सा उष्णता दर्शक द्रव्य उसमें ज्यादा है, तो पित्त प्राधान्य जब भी हो उसी वक्त त्रिभुवन कीर्ति संभाल के यूज करनी है या यूज नहीं करनी है। जहां भी मल विबंध के साथ सामता के लक्षण है, यानी अंग में भारीपन है, जीवा साम है, लिप्त है और उसके साथ साथ मल विबंध भी है, तो त्रिभुवन कीर्ति बहुत कम इस्तेमाल करो।
तीसरा है मृत्युंजय रस। अजीर्ण की संप्राप्ति है तो मृत्युंजय रस सबसे ज्यादा अच्छा काम करता है। जहां जहां कफ के लक्षण ज्यादा है, कफ की दुष्टता ज्यादा है, वहां वहां मृत्युंजय रस अच्छा काम करता है। अंग में भारीपन है और भारीपन के साथ साथ जड़त्व है और ताठरता है, स्पाजम्स आते हैं, तो उसी जगह मृत्युंजय रस अच्छा काम करता है। ध्यान में रखने वाली ये एक बात है कि मृत्युंजय रस अलग अलग नाम से मिलता है। कहीं कहीं महामृत्युंजय रस के नाम से मिलता है, कहीं मृत्युंजय रस के नाम से मिलता है। और दूसरी बात, उसका एक पार्श्वेद है जो विरेचक है, जिसमें जयपाड़ है। तो जयपाड़ युक्त विरेचक जो है, यह हमें यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करना है, ये ध्यान में रखें। अभी ये तीनों के बारे में, मात्रा के बारे में मैं बोल रहा हूं। इनकी मात्रा है 125 से 250 मिलीग्राम तक ये दे सकते हैं। दिन में 4 बार, 3-4 बार या 5 बार तक भी दे सकते हैं। समझो कम मात्रा में इस्तेमाल किया तो ज्यादा मात्रा में ज्यादा टाइम दे सकते हैं। इसमें लक्ष्मी नारायण जो है वही ज्यादा संभाल के यूज करना पड़ता है। वो 125 मिलीग्राम की टैबलेट मिलती है। त्रिभुवन कीर्ति 250 मिलीग्राम की मिलती है। तो ये सब ध्यान में रखते हुए आपको मात्रा तय करना है। मात्रा तय करते वक्त सबसे ज्यादा ध्यान रखना है ज्वर वेग कैसा आता है। ये मीडियम ज्वर है, हाई ग्रेड फीवर है या लो ग्रेड है। पहले दवाई देने के बाद उसकी स्वेद प्रवृत्ति कैसी है, उसको स्वेद कैसा आता है। कभी कभी स्वेद ही नहीं आता, ऐसा हो रहा है क्या, तो उसका कफानुबंध ज्यादा है क्या। कभी कभी स्वेद ज्यादा आता है तो उसकी मात्रा कम करनी पड़ेगी। समझो लक्ष्मी विलास आपने दिया, स्वेद ज्यादा आया, तो अगली बार उसकी मात्रा कम करनी पड़ेगी। तीसरी बात, पित्त के लक्षण कैसे है। आप तो सभी जानते हैं कि ज्वर में अवश्यंभावी जो दोष है वो पित्त है। तो पित्त के ऊपर पूरा ध्यान अपना रहना चाहिए। पित्त के लक्षण कैसे है, ये सब देखकर आपको इसका मात्रा का अनुमान लगाना है या मात्रा चिकित्सा में उपयुक्त करना है। ये 3 तो नागकल्प हो गए, और चौथा है जिसे आप बोलते हैं संशमनी या गुरुची घनवटी। संशमनी ये आप सभी प्रकार के ज्वर में आराम से दे सकते हैं। जैसे किसी कैनवास पे पेंटिंग करते वक्त पहला एक शेड दिया जाता है, वो शेड जैसा है वैसे ही संशमनी है। तो संशमनी आप किसी भी ज्वर में दे सकते हैं। जब भी डायबिटिक पेशेंट हो या हाइपरटेंसिव पेशेंट हो, तो इसी पेशेंट में संशमनी देनी जरूरी है, क्योंकि वो रसायन कार्य अपने आप करना शुरू कर देती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि संशमनी या गुरुची घनवटी हम अधिक मात्रा में दे सकते हैं। इसकी मात्रा हम ज्यादा बढ़ा सकते हैं। संशमनी देने से कॉम्प्लिकेशंस मिनिमाइज कर सकते हैं। ज्वर के जो कॉम्प्लिकेशंस है, जो पित्त के कारण होते हैं, वो कॉम्प्लिकेशंस संशमनी देने से या गुरुची घनवटी देने से कम हो जाते हैं। संशमनी देते वक्त जैसे मैंने बताया कि एक ध्यान में रखना है कि ये फीवर कम करने के लिए आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि ये स्वेद प्रवर्तन नहीं करती। लेकिन एज अ प्रो ड्रग ये इस्तेमाल जरूर करिए। बाजार में संशमनी नाम से गुरुची घनवटी यानी गुरु यही मिलती है, लेकिन कई पाठवेद ऐसे हैं जिसमें लोहा अभ्रक और सुवर्णमाक्षिक भी गुरुची घनवटी के साथ दिया हुआ है। तो ऐसी संशमनी वो धातुगतत्व ज्यादा रखती है,
तो वो ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, या डायबिटिक पेशेंट में जिसमें सुवर्णमासिक भस्म अंतर्भूत है ऐसी संशमनी आप दे सकते हैं। अभी ये 4 इक्के होने के बाद मैं 3 द्रव्य आपके सामने रख रहा हूं। उसमें पहला है परिपाठादि कषाय, दूसरा है दशमूलारिष्ट और तीसरा है महासुदर्शन कषाय। हेलो, आप सभी को सुनाई दे रहा है ना? हेलो, यस यस। ओके 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 ओके, थैंक यू। ये 3 द्रव्य है, एक परिपाठादि कषाय, दूसरा दशमूलारिष्ट और तीसरा है महासुदर्शन कषाय। परिपाठादि कषाय मैं जानता हूं कि महाराष्ट्र की परंपरा है, शायद और राज्यों में नहीं मिलता होगा, लेकिन परिपाठादि कषाय ये सबसे महत्वपूर्ण दवाई महाराष्ट्र में हम लगातार इस्तेमाल करते हैं। जब भी ज्वरवेग ज्यादा है या शरीर की उष्णता अधिक है तो उसी समय पे परिपाठादि कषाय हम यूज करते हैं। द्रव्य के बारे में एक मैं बोलना चाहता हूं कि कषाय द्रव्यों का इस्तेमाल नवज्वर में करना मना किया हुआ है। जितना हो सके कषाय द्रव्य नवज्वर में यानी 7 दिन तक आप हो सके तो टाल सकते हैं, लेकिन अरिष्ट यानी दशमूलारिष्ट आप यूज कर सकते हैं। और परिपाठादि काढ़ा की एक मैं विशेषता बोल रहा हूं कि जब भी आपको वायरल डिसीज की आशंका रहे या वायरल मैनिफेस्टेशन रहे तो आप परिपाठादि कषाय डे 1 से यूज कर सकते हैं। लेकिन बाकी जो कषाय है वो नवज्वर में ज्यादा इस्तेमाल ना करें। परिपाठादि कषाय ये जब भी मल्टी सिस्टम इन्वॉल्वमेंट रहती है, एक से ज्यादा सिस्टम्स, एक से ज्यादा स्रोतस जब इन्वॉल्व होते जाते हैं, या जब भी आपके पास पेशेंट 7 दिन के बाद आता है, उसी वक्त जहां उष्णता अधिक रहती है, ज्वरवेग कम नहीं हो रहा है, इसी तरह का पेशेंट आएगा तो वहां परिपाठादि कषाय आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जहां जहां परिपाठादि कषाय नहीं मिलता उन्हीं लोगों के लिए एक सोल्यूमिक्स कंपनी का न्यूरोसिल करके एक मेडिसिन आता है, वो परिपाठादि की कषाय की तरह ही काम करता है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जहां जहां लॉन्ग ड्रग हिस्ट्री हो, यानी बहुत दिन तक स्टेरॉइड्स कई बार पेशेंट लेते हैं, या फीवर ही आ रहा है, बहुत दिन तक आ रहा है, अनेक औषधियां यूज की हुई है और उसी औषधियों के साथ साथ उसकी उष्णता बढ़ रही है, तो ऐसी परिस्थिति में परिपाठादि कषाय बहुत ज्यादा काम करता है। दूसरा है दशमूलारिष्ट। जब वात दोष को सामने रखकर कई संप्राप्ति घटती है तो दशमूलारिष्ट अवश्य यूज करें। जिस फीवर में हाथ पांव में ज्यादा दर्द है, दौर्बल्य की अधिकता है या श्वास में तकलीफ है, तो वहां आप दशमूलारिष्ट यूज कर सकते हैं। दशमूलारिष्ट एज ए अनुपान या एज ए ड्रग आप दे सकते हैं। और तीसरा महत्वपूर्ण है महासुदर्शन काढ़ा। कई पेशेंट में बेचैनी ज्यादा रहती है, पेशेंट का बुखार उठता चढ़ता रहता है लेकिन बेचैनी ज्यादा रहती है, तो ऐसे पेशेंट में महासुदर्शन काढ़ा या महासुदर्शन क्वाथ कषाय ज्यादा अच्छे से काम कर सकता है। कई बार मुख में लिप्तता ज्यादा रहती है या आस्य वैरस्य जिसे हम बोलते हैं वो ज्यादा रहता है, सर्दी होती नहीं है लेकिन सर्दी की प्रतीति रहती है, उसी समय महासुदर्शन कषाय आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अंग में भारीपन हो और उसके साथ साथ संधिगत वेदना हो तो वहां भी
महासुदर्शन कषाय अच्छे से काम कर सकता है। कषाय के बारे में जैसे ही मैंने बताया कि कषाय नव ज्वर में ज्यादा इस्तेमाल ना करें, और जहां करना है वहां 10 मिली से 25 मिली तक आप आराम से यूज कर सकते हैं। समभाग सुखोष्ण या गुनगुने पानी के साथ या गर्म पानी के साथ आप दे सकते हैं। 3 से 5 बार हम ये यूज कर सकते हैं। कई बार जैसे मैंने बोला कि परिपाठादि कषाय है, वो बार बार भी दे सकते हैं, या 2-2 घंटे बाद, 3-3 घंटे बाद, ऐसे भी आप कषाय का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सभी कषाय आपके सिम्टम्स, फीवर के साथ के बाकी सिम्टम्स कम करने में कारगर साबित होते हैं। उसके साथ साथ प्रोडक्ट या अनुपान के बारे में भी उनका उपयोग आप कर सकते हैं। दूसरे 2 चूर्ण हैं, आप सभी इससे परिचित है, एक सीतोपलादि चूर्ण और तालिसादि चूर्ण। जब भी बालक या पेडियाट्रिक पेशेंट्स आपके पास आते हैं तो इनका महत्व ज्यादा बढ़ जाता है। ज्यादातर बच्चे लोग सीतोफलादि चूर्ण शर्करा के साथ या गुड़ के साथ मिला के देंगे तो अच्छे से लेते हैं। बहुत बार गुटी वटी या असवरिष्ठ के बारे में या कषाय के बारे में बच्चे वो पसंद नहीं करते, लेकिन सीतोफलादि या तालिसादि चूर्ण अच्छे से पसंद करते हैं। शुष्क कास की संप्राप्ति हो तो सीतोफलादि चूर्ण ज्वर के साथ आप दे सकते हैं। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में तो सीतोफलादि बहुत महत्वपूर्ण है ही। साथ साथ दौर्बल्य जब भी ज्यादा हो तो सीतोफलादि चूर्ण आप ऐड कर सकते हैं। दूसरी बात, जब भी कभी रसौषधि देनी हो या रसौषधि मिक्स करके देनी हो, चूर्ण स्वरूप में देना चाहते हो, तो बेसिक ड्रग करके आप सीतोफलादि का इस्तेमाल अच्छे से कर सकते हैं। दूसरा है तालिसादि चूर्ण। जब भी कफयुक्त कास हो ज्वर के साथ तो तालिसादि चूर्ण अच्छा काम करता है। जहां जहां अपचन है, मुख में म्लानता है या मुंह में अन्न द्वेष है, तो वहां तालिसादि चूर्ण अच्छे से काम करता है। तालिसादि चूर्ण या सीतोफलादि चूर्ण दोनों रुचि बढ़ाने वाले होते हैं, तो पेशेंट का जो वेल बीइंग है वो बढ़ाने का काम ये दोनों चूर्ण करते हैं। सुवर्ण सूतशेखर, इसे मैं हुक्म का एक्का मानता हूं। जहां जहां ज्वर वेग लगातार रहता है, कम नहीं होता, ऐसे आप कई बार पेशेंट देखोगे उनकी बहुत सारी एंटीबायोटिक्स चालू है, एडमिट होके हुए आए हैं, ऐसा होते हुए भी उनका ज्वर कम नहीं होता, ज्वरमान कम नहीं होता, या कभी कभी ज्वर बढ़ जाता है 101, 102, 130, लेकिन वो कम ही नहीं रहता। पैरासिटामोल दिया, इंजेक्टेबल दिया तो भी कम नहीं होता। ऐसे सभी प्रकार के ज्वर सुवर्ण सूतशेखर से कम हो जाते हैं। इसलिए इसे मैं हुक्म का एक्का मानता हूं, ये सुवर्ण सूतशेखर आपके पास रहना ही चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है, एक तो ये ज्वर वेग कम करता है, इसके साथ साथ मर्म रक्षण करता है। मर्म रक्षण की सबसे महत्वपूर्ण दवाई ये सुवर्ण सूतशेखर है। तो सुवर्ण सूतशेखर ज्वर में अवश्यंभावी एक घटक, एक द्रव्य आपके साथ रहना चाहिए। एक ऐसा मानना है कि जब भी ज्वर वेग ज्यादा आता है तो सुवर्ण के कल्प या जिस कल्प में सुवर्ण है ऐसे कल्प आप इस्तेमाल न करें। रसौषधि के बारे में सोचेंगे तो यह सत्य है, सत्य वचन है, लेकिन ये बात सुवर्ण सूतशेखर के बारे में आप नहीं कह सकते, क्योंकि सुवर्ण सूतशेखर की रचना ही ऐसी है। आप देखेंगे तो इसमें वत्सनाभ है, पारा गंधक का
कज्जली है, टंकण है, तो इसकी रचना ही अपने आप में एक ज्वर हर प्रकार से की हुई है। और इसके साथ साथ सुवर्ण और बाकी कल्पनाएं इतनी अच्छी से मिली हुई है कि इसकी मर्यादा, जैसे हमने हिंगुल के बारे में देखा, नागकल्प के बारे में देखा कि इसकी मर्यादा रस रक्त ज्यादा से ज्यादा मांस तक रहती है, तो ऐसा सुवर्ण सूचकर के बारे में नहीं रहता। ये सप्त धातुगत हो सकता है। इसीलिए जब भी ज्वरवेग ज्यादा रहता है या ज्यादा की से ज्यादा धातु व्याक्रांत करते हुए जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में सुवर्ण सूचकर आपको अच्छा साबित होता है, कारीगर साबित होता है। सुवर्ण सूचकर की 125 मिलीग्राम की गोली आती है। ये 2 से 3 बार आप दे सकते हैं। मधु और आर्द्रक सरस के साथ दिया या आर्द्रक सरस और शर्करा मिला के चाटन किया, तो इसका उपयोग ज्यादा अच्छा रहता है, न कि निगलने से। अभी आपके सामने मैंने ये कल्प रखे हैं, तकरीबन 16 कल्प मैंने आपके सामने रखे हैं। ये 16 कल्पों में या 16 मेडिसिन में आप ज्वर पूरी तरह से ट्रीट कर सकते हैं। ये एक फ्रेमवर्क मैंने आपके सामने रखा हुआ है। ये फ्रेमवर्क में थोड़ी बहुत अलग अलग दवाई आपको यूज करनी पड़ेगी, लेकिन ये प्रोटोकॉल छोड़ के आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। ये प्रोटोकॉल आप फॉलो करेंगे तो ज्वर आपके हाथ में जल्दी आ जाएगा। अब थोड़ा सा ये मशक करते हैं ग्रेड्स के बारे में। समझो लो ग्रेड फीवर है या प्राकृतिक ज्वर है, तो आप उसमें केवल संशमनी दे सकते हैं, जहां ज्वर स्वेद प्रवर्तन की आवश्यकता ना हो। मीडियम ग्रेड में संशमनी के साथ साथ त्रिभुवन कीर्ति, लक्ष्मी नारायण या मृत्युंजय जैसे भी पैटर्न है उसके हिसाब से आप दे सकते हैं। और हाई ग्रेड फीवर हो तो सुवर्ण सूचकर आप यूज कर सकते हैं। एक्यूट फेज में लंघन पाचन बहुत ही आवश्यक है। लंघन पाचन जितना आप पेशेंट को समझाएंगे उतना वो करता जाएगा, आपको फॉलो करता जाएगा। वहां तिक्त रस का उपयोग संशमनी के साथ हम कर सकते हैं। बात ज्यादा ना ले, लेकिन वायरल फीवर की संभावना है तो परिपाठादि या निरोसिल आप अवश्य दे सकते हैं। ज्वरमोक्ष के लिए नागकल्प ही यूज करना है। संशमनी, रसायन, धातु बल्य ये कार्य के लिए उपयुक्त है, ये ध्यान में रखें। सब एक्यूट फेज जब पेशेंट 3 या 7 दिन तक आपके सामने आता है, या वो घूम के आए या आपके पास ही हो लेकिन ज्वर कम नहीं हो रहा है, ऐसे लक्षण में आए, तो आपको जैसे मैंने बताया कि लक्षण के अनुसार चिकित्सा आपको करनी है। इसमें आपको फीवर का पैटर्न कैसे बदलता जाता है या जो पैटर्न है वो कैसे रहता है वो देखना बहुत जरूरी है। उसके हिसाब से आप दवाइयाँ चेंज कर सकते हैं या मात्रा चेंज कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपको पूछना है कि इसमें जब भी सब एक्यूट फेज में पेशेंट ज्वर लेके आता है, उसका ज्वर पहले एक्यूट फेज में कम नहीं हुआ है, तो आपको पूछना है कि इसका आम कहाँ है या आम के साथ साथ उसके दोष कहाँ है। ये क्वेश्चन आपको अपने आप को पूछना है। तो ये आम कहाँ है? आमाशय में है या धातुओं में गया हुआ है या उसकी सामता कम होने लगी है। यदि वो आमाशय में है तो उसको उत्क्लेश रहेगा, उसकी जीवा उपलिप्त रहेगी, उसके अंग में भारीपन रहेगा, ज्वर आता रहेगा। यदि ये धातुओं में है तो अलग अलग धातुओं के लक्षण आपके सामने आएंगे। उसका आमाशय रिक्त रहेगा, उत्क्लेश नहीं रहेगा, लेकिन मल के संबंध में कुछ तो कुछ लक्षण आपको दिखाई पड़ेंगे। धातुगत ज्वर के लक्षण आपको दिखाई पड़ेंगे।
और सामता कम हुई है, इसका लक्षण क्या? तो उसका जीवा लिप्तता जो है वो कम होती जाएगी, अंग का भारीपन कम होता जाएगा, ज्वर में मार्दवता आएगी। हाँ, ये मार्दवता दो तरीके से आती है, कभी कभी धीरे धीरे ज्वर कम होते जाता है, या कभी कभी ज्वर अचानक बढ़ जाता है, एक हाई स्पीक उसको बड़ा स्पाइक उसको आता है और बाद में ज्वर कम हो जाता है। ये दोनों तरह से ज्वर कम हो सकता है, ये ध्यान में रखना जरूरी है। लेकिन स्वेद प्रवर्तन अच्छे से होना ये अवश्यंभावी है। तो ये 3 क्वेश्चन आपको लगातार जब भी पेशेंट आप चेक करेंगे उस वक्त आपको पूछने हैं कि इसमें आम है क्या, ये साम या निराम अवस्था में ज्वर गया है क्या, और यदि है तो उसके साथ दोषों का गति धातुओं में कैसी है, ये आपको पूछना है। और उसके हिसाब से आपको जो मेडिसिन मैंने बताए वो बंद करनी है या बदलनी है। और जब भी आपको निराम अवस्था पालोगे आप ज्वर में, तो उसके बाद कामदुधा मौतिक युक्त और अमृतारिष्ट ये उसको देना है। इससे रसायन तो हो ही जाएगा, लेकिन ये अपुनर्भव चिकित्सा के लिए उपयुक्त है। और ये इसको नाम मैंने दिया, ये लास्ट स्लाइड है, केमिकल लोचा। मतलब क्या कि ऐसा कोई पेशेंट आए कि आपको कुछ पता ही ना चले कि क्या हो रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में धूतपापेश्वर कंपनी का एफ्लुओसिल फोर्ट करके एक टैबलेट आता है, आप देख लीजिए, उसमें सारे दवाइयों का समुच्चय है सूचीकर के साथ। तो ये टैबलेट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ साथ डुराम कंपनी का तापाहारी करके एक लिक्विड आता है। जब भी अंगमर्द ज्यादा हो, कफ और वात के लक्षण ज्यादा हो, तो ये तापाहारी बहुत अच्छा काम करता है एफ्लुओसिल फोर्ट के साथ। और जब भी पित्त के लक्षण है तो उसी वक्त आप न्यूरोसिल यूज कर सकते हैं, जो मैंने पहले बताया सोल्यूमिक्स कंपनी का, वो आप यूज कर सकते हैं। तो इसी प्रकार मैंने ज्वर का प्रारूप आपके सामने रखा है, उसके साथ साथ ये मेडिसिन आपके सामने रखी है। धन्यवाद।